गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बच्चों देखो, आज से जो है हम लोग अपना नया सब्जेक्ट जो है ACCA का F8 पेपर, दैट इज द ऑडिट एंड अश्योरेंस, ये हम लोग बच्चों आज शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली जो है ऑडिट एंड अश्योरेंस ये पूरा आपका जो है अलग सा सब्जेक्ट है एंड दैट इज आई थिंक F8 आपका ये पेपर है। सो F8 पेपर इज ऑल अबाउट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। अब बेटा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप देखिए कि हमारा जो है बेसिकली फाउंडेशन लर्निंग का जो हमारा खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन नेम है, ठीक है ना। सो इट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देखिए उसमें कुछ वीडियोस भी हैं, आप उनको प्रॉपरली वॉच करिए और अगर आपको पसंद आते हैं देन डेफिनेटली यू कैन बाय दोज पर्टिकुलर वीडियोस। Then our website is thefoundationlearning.in and for more details you can contact. This is our phone number 9636621207. ठीक है बच्चों, so this is a Indian number. So this is the some basic information जो कि मुझे देना था. Okay, so let's come back to the subject that is audit and assurance. अब देखो बेटा, बेसिकली ऑडिट एंड अश्योरेंस जो कि हमारे इस पर्टिकुलर F8 का जो ही हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसके बारे में आज जो है हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कि किस तरीके से जो है हमको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा बेस्ट सूटेबल तरीका है जिससे कि आपका जो है मार्क्स ना कट सके और आप मैक्स टू मैक्सिमम आप स्कोर कर सके। आपके एग्जाम में जो है MCQs भी आते हैं, देन देयर आर सर्टेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होती हैं, मतलब केस स्टडीज गिवन है उनको आपको सॉल्व करना होता है। और जब MQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एग्जाम्स में, तो बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ सिलेक्टिव स्टडी फिर आप ना करो। अगर आपको स्टडी करना है, थॉरोली अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपकी स्टडी किस तरीके से होनी चाहिए कि आपको जो है हर पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, पेज टू पेज, इस तरीके से आपका नॉलेज होना चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। और बेटा मैं आपको ये अश्योरेंस दे दूंगा, आई कैन गारंटी यू ऑल्सो कि एक बार आप ये सारी क्लासेस को सुनने के बाद आप बहुत अच्छा, आप सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा, हम लोग हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे, उसका जो कंसेप्ट है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ऑडिट की अपनी खुद की एक टर्मिनोलॉजी है। मैं ओवर द टाइम आपको बताऊंगा कुछ कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो सिर्फ आपको हमारे ऑडिट सब्जेक्ट में ही मिल सकते हैं और आपको वो सब वर्ड्स कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे एक टर्म आता है, फेमस टर्म है ऑडिट में, अभी तो आप लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आए, बट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सो FRF, ये एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑडिट में ही मिल सकता है और किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। सो आप ये मान के चलो कि ऑडिट अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। तो बेसिकली ऑडिट जो है बच्चों एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप ऐसा नहीं सोचना कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब आप किसी एंटिटी का आप ऑडिट करने जाते हैं, वो प्रैक्टिकली तो करते हैं। जब आप किसी एंटिटी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके जो बैलेंस शीट्स हैं या फिर उसके जो और भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब आप उनका वेरिफिकेशन, उनका एग्जामिनेशन जब आप करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ प्रैक्टिकल जॉब। सो ऑडिटिंग कंप्लीटली इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट प्रॉब्लम कहां आती है, प्रैक्टिकल है तो फिर बोरिंग क्यों लगती है, थ्योरी क्यों इसको बोल देते हैं, क्यों इतने लंबे चौड़े पेजेस हमको पढ़ने पड़ते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहां पर आती है बेटा कि आप लोग अभी क्वालिफाइड नहीं है, आप लोग अभी किसी एंटिटी का ऑडिट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो आप समझेंगे कि ऑडिट क्या है। हां डेफिनेटली आप जब अपने आर्टिकलशिप में करते हैं तो उस समय आप ऑडिटिंग कर रहे होते हैं,
बट हो सकता है कि कई बच्चे जो हैं अभी क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर पेपर क्लियर नहीं है, तो फिर आप जो है अभी आर्टिकलशिप आप नहीं कर सकते, तो आपको पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो चीज प्रैक्टिकल में होती है उसको हम बैठेंगे, पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे और उसको इमेजिन करेंगे कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इमेजिनेशन यहां पे इंपॉर्टेंट है। ऑडिट के पेपर को पढ़ने से पहले खुद को ऑडिटर समझ के चलो। मान के चलो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके सामने एक सिचुएशन आती है, तो हाउ आप उसको किस तरीके से आप डील करेंगे। सो खुद को एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें सोचेंगे तो आपको जो है ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगा और इस सब्जेक्ट को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट, आपको इसमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से जगेगा। इसलिए इसको बोरिंग नहीं बनाना है बेटा। एंड आई अश्योर यू, ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को मजा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। और मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक इस तरीके से मैं चीजों को फॉर्मुलेट करके मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा कि आपको कभी बोरियत होगी नहीं होगी। आपको हमेशा एक जो है एक एंथुजियाज्म बना रहेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। अच्छा तो फिर क्या होगा, फिर कैसे पढ़ना है। अगर ये पर्टिकुलर जो है आईएसए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट अगर आया है तो क्यों आया है, इसको रिवाइज किया है तो क्यों किया है, क्या जरूरत थी। अच्छा ऑडिटर को ऐसा करना है, क्यों करना है, कौन कौन से लॉज हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने होते हैं। तो आप इमेजिन करो, सोचो, चीजों को सोचो। जब आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब आप एक ऑडिटर बनते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आप लोगों को। तो बेटा बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, हम क्लासेस में पढ़ेंगे, इस तरीके से चीजें करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। तो बच्चों देखिए, इस पूरे हमारे सिलेबस में अगर मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है बेसिकली जो ब्रॉडली अगर मैं बोलूं, देयर आर 12 चैप्टर्स। सो 12 चैप्टर हैं, 12 के बाद 1 2 3 चैप्टर्स हैं, वो एक तरीके से बाकी जो समरी वगैरह इस तरीके के चैप्टर्स हैं। सो मेन आपके जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, देयर आर 12 चैप्टर्स। एंड द 12th चैप्टर जो है बच्चों आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है द रिपोर्टिंग। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर है। अब आपको पता ही नहीं कि डॉक्टर का काम क्या है और आप डॉक्टर की पढ़ाई करते जा रहे हो, तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको पता है जब आप एमबीबीएस करते हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन, क्योंकि सीए हो सकता है आप लोगों के लिए नया प्रोफेशन है, बट डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये ऐसे प्रोफेशन है जो आपने कई बार सुने हुए होंगे। तो अगर एक बच्चा अगर मान लो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और उसको पता ही ना हो कि मैं एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं 5 साल इसमें दे रहा हूं, क्यों ये मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हूं, उस बेचारे को पता ही नहीं वो क्यों पढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट ले पाएगा? क्या उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगी? डेफिनेटली नॉट। ये तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो छोटे बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, वो बोल देगा सर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। क्योंकि पता है पायलट का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है उसको मालूम है, डॉक्टर का काम क्या है उसको मालूम है, बट सीए का काम क्या है उसको नहीं मालूम, इसलिए उसको सीए भी नहीं बनना। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए का कोर्स ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उनको नहीं पता होता सीए का काम क्या होता है। तो इसीलिए बेटा किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, अंधे होके पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। अगर हम ऑडिट एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये ऑडिट एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे एक ऑडिटर को किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सारी चीजें कि हम ऑडिट एंड अश्योरेंस क्यों पढ़ते हैं, ये आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 12। डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, मरीजों को देखना होता है, तो एक ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर का काम होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना। जो एंटिटी के, जो कंपनी के, कोई फर्म के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका इंडिपेंडेंट होकर के उनका एग्जामिनेशन करना, यह देखना क्या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती तो नहीं है।
क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक एंटिटी जब मुनाफा कमाती है, प्रॉफिट्स कमाती है, तो वो सरकार को टैक्स देती है। कहीं इन्होंने प्रॉफिट्स को कम तो नहीं शो करे ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े, कुछ भी हो सकता है। एक कंपनी अगर किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगी, हो सकता है कि उसने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें विंडो ड्रेसिंग कर रखी हो, एसेट्स एक्चुअल में है नहीं, बट शो कर दिया एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी खूब सारी है, शो कर दिया, तो बैंक उनके बहकावे में आकर के लोन भी दे सकता है, तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो बैंक बेवकूफ नहीं है, बैंक ऐसे लोन नहीं देगा। बैंक बोलेगा उस एंटिटी से, देखो भाई, तुम्हारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो तुम हमको दिखा रहे हो, कैसे भरोसा कर लूं कि ये सही है? एक काम करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर के इनका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाइए और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन लेकर के आइए, तब मैं भरोसा करूंगा, यस, तुमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे दिए हैं ये भरोसे के लायक है और तुमको मैं उसके हिसाब से तुमको लोन प्रोवाइड करूंगा। एक कंपनी है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो, कि शेयर होल्डर्स की, मतलब जो पब्लिक है उनको इनवाइट कर रहा है कि आइए, आकर के हमारे शेयर्स खरीदिए, खूब पैसा कमाएंगे आप, देखिए हमारा प्रॉफिट कितना सारा है। तो शेयर जो हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक भी बोलेगी कि यार ऐसे कैसे भरोसा कर लें, तुमने इतने सारे प्रॉफिट कमाए हैं, हम ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाइए। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हैं, सीए ने अगर बोल दिया यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, तो हम सब उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बैंक लोन देगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करेगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा। देयर आर सो मेनी यूजर्स, डेटर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, कई सारे यूजर्स हैं जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही देखते हैं और तभी जाकर के उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए बच्चों, हर एक एंटिटी के लिए यह बेनिफिशियल है कि अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा ले। कंपलसरी नहीं है सभी के लिए, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कई सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेनिफिशियल है, अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाते हैं तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर हर कोई भरोसा करेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लोगों को भरोसा होगा। तो इस तरीके से बच्चों, ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम किसको दे रहे हैं बेटा? रिपोर्टिंग के दो कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट, नाम ही बता रहा है कि ये जो ऑडिटर है ये इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में आकर के काम नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एबीसी एंड लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड का जो ओनर है उसका बेटा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या उसका बेटा उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके फादर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे कि देख बेटे, जो भी है एडजस्ट कर ले, बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट बनाना। तो बेटा हो सकता है इन्फ्लुएंस, तो बेटा ऑडिट नहीं कर सकता, दोस्त ऑडिट नहीं कर सकता, पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता, तो कौन करेगा? बाहर से व्यक्ति आएगा। सो दैट पर्सन शुड बी द इंडिपेंडेंट। सो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब ऑडिट करता है, ऑडिट करने का मतलब क्या बेटा? अभी जो भी टर्म्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं। ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करता है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के बाद वो एक ओपिनियन फॉर्म करता है, और जब वो ओपिनियन को फॉर्म करके, ओपिनियन फॉर्म करना मतलब वो ये बताएगा कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही है ये, अगर गलत है तो वो गलत बता देगा। तो इस तरीके से ऑडिटर एक ओपिनियन बनाएगा, और उस ओपिनियन को वो अपने मन में नहीं रखेगा बेटा, उसको रिटन फॉर्म में एक ऑडिट रिपोर्ट में उसको बताएगा। तो ऑडिटर का यही ऑब्जेक्टिव है। डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ लिख करके मरीजों का इलाज करना। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब मैं एंटिटी का ऑडिट करने जाऊंगा,
तो उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा, और उस ऑडिट रिपोर्ट में मैं क्या करूंगा, अपना ओपिनियन रिटन फॉर्म में मैं दूंगा। तो बच्चों, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अब यहां से इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। बेटा देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। हम लोग जो है चैप्टर नंबर 12 को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 में हमको यह बताया गया है कि ऑडिटर का काम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आपको ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से, वो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह कंसेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, आपको समझने के लिए इजी हो जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचना कि सर फिर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा, 12 तक भी और 11 तक नहीं पढ़ा, तो क्या ये चैप्टर समझ में आएगा? डेफिनेटली आपको आएगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा बेटा कि पहले 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 3 पढ़ो, पता चला 3 4 में खो गए, 5वां समझ में आया, 6ठा फिर खो गया, वो चीज नहीं होगी। चैप्टर नंबर 12 पढ़ो, ऑडिट क्या है समझ में आ जाएगा, ऑडिटर का काम क्या है समझ में आएगा, ऑडिट रिपोर्ट क्या है समझ में आ जाएगी, ओपिनियन क्या है समझ में आ जाएगी, क्योंकि यही वो टर्म्स हैं बार बार आपको पिछले चैप्टर्स में परेशान करते रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 11 तक ये टर्म्स बार बार आते जाएंगे, तो उनको बार बार वहां पढ़ाने से अच्छा एक बार यहां पढ़ लो और फिर वापस उनको अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा। तो इसलिए first we are going to do the chapter number 12, that is reporting, and here our first topic is the objectives of the auditor. हमारे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? The objectives of the auditor are, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? To form an opinion. ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? To form an opinion. एक राय बनाना, किसी कंपनी के बारे में एक राय बनाना, एक ओपिनियन बनाना कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, कैसे हैं, फ्रॉड है, नहीं है, एक ओपिनियन आप उसमें बना रहे हो। और हां, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, फिर उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओपिनियन फॉर्म करके उस ओपिनियन को फिर हम क्या करेंगे बेटा? एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। कहां पर एक्सप्रेस करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑडिटर के 2 इंपॉर्टेंट उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन बनाना कि इस कंपनी के, इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं। ओपिनियन बनाने के बाद उस ओपिनियन को मन में नहीं रखना है, उसको बताना है, उसको लिख करके बताना है, रिटन फॉर्म में बताना है। टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। So this is the main objective of the auditor. तो अब इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ऑडिटर पहला काम क्या बेटा? टू फॉर्म एन ओपिनियन। ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे बनाता है, बनाने के बाद उसको एक्सप्रेस भी तो करना है। एक्सप्रेस कैसे करता है, ये सारी चीजें हैं बेटा जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक तो है ओपिनियन बनाना। ओपिनियन कई प्रकार के हो सकते हैं। ओपिनियन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। Unqualified opinion, adverse opinion, qualified opinion, disclaimer of opinion. So there are 4 types of opinion. तो ये 4 टाइप के ओपिनियंस कैसे बनते हैं, एक तो ये पढ़ेंगे, और इन 4 टाइप के ओपिनियंस को ऑडिट रिपोर्ट में जो लिखने का तरीका है वो भी पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में बस यही आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको यह भी पता चल जाएगा कि बेसिकली ऑडिट एंड एश्योरेंस में है क्या। फिर पीछे के चैप्टर्स पढ़ने लगोगे, ऐसा लगेगा हां ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं देखा हुआ है, तो वो फीलिंग आएगी, तो पीछे के चैप्टर्स बड़े आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। ओके बच्चों, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया है। अब मैं अगले में देखिए बेटा, ये जो हमारा सबसे पहला है टू फॉर्म एन ओपिनियन। ये ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए, इसके आगे वाला मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा बेटा। पहले मैं बता दूं ये ओपिनियन कैसे फॉर्म किया जाता है, एक प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द ऑडिट प्रोसेस। ओपिनियन को कैसे फॉर्म किया जाता है बच्चों? ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए एक ऑडिट प्रोसेस है। ओपिनियन फॉर्म करना एक अंतिम चीज है, एक लास्ट थिंग है। तो उससे पहले ऑडिटर को बहुत कुछ करना पड़ेगा।
ऑडिटर को स्टार्टिंग से बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो है ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर अगर मरीजों का इलाज करना चाहता है तो पहले उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही ऑडिटर को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है तो पहले उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो बहुत कुछ क्या है बेटा? दैट इज नथिंग बट द ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या है बच्चों? ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग, कोई भी काम करना हो बिना प्लानिंग के तो नहीं हो सकती। चलिए दोबारा अब देखो बेटा, बिल्कुल मैं अभी जो भी डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा जो हमारे इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है उनको तो फुल फ्लेजेडली कंप्लीट डेफिनेशंस में बताऊंगा। बाकी जो भी टर्म्स आएंगे उनको शॉर्ट में, एक कहते हैं ना बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि सभी के टेक्निकल डेफिनेशंस में हम लोग नहीं जाएंगे। हम बाकी टर्म्स के टेक्निकल डेफिनेशंस में तब जाएंगे जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरा सवाल है कि व्हाट इज एन ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा पॉइंट है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताइए बच्चों क्या क्या लगता है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है बेटा, फिर इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑल दीज आर नथिंग बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटिंग क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं वही ऑडिटिंग होती है। ठीक है बेटा, आप ऑडिटर हैं, मैंने पहले ही बताया, आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे खुद को ऑडिटर मान के चलिए। आप ऑडिटर हैं, आप मान लीजिए एबीसी कंपनी का आप ऑडिट करने गए, बड़ी सी कंपनी है, ऑडिट करने गए, आपने देखा यार मैं तो ऑडिट करने आ गया, इनके पास तो इतने सारे प्लांट एंड मशीन्स हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, सैलरीज दे रहे हैं, इतने सारे रेवेन्यू आइटम्स हैं, एक्सपेंडिचर आइटम्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आपको प्लान करना पड़ेगा। और आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि देखो साहब 2 महीने के अंतर्गत, विद इन 2 मंथ्स वी नीड द ऑडिट रिपोर्ट। 2 महीने का टाइम है। 2 महीने तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ हफ्ते ही मिलते हैं आपको। तो कुछ हफ्तों का टाइम है और आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। स्टार्टिंग से लेकर के सारी चीजों को वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक एक आइटम को आपको चेक करना है। तो बिना प्लानिंग के तो वो हो ही नहीं सकता। तो आपने प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया बेटा? देखिए, आप ऑडिटर हैं तो आपके नीचे यू हैव सो मेनी आर्टिकल्स, जो आपके पास आर्टिकलशिप करने आए हैं, जो कि सीए बनने के लिए जो बच्चे आते हैं, जैसे आप लोग भी पेपर क्लियर करके आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे। तो एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ऑडिटर हैं, तो आपके नीचे कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो आपने प्लानिंग करी, ओके तो इस एंटिटी में सबसे ज्यादा प्लांट्स एंड मशीनरी में घपला हो सकता है, तो ये 4 बच्चों को जो है मैं प्लांट एंड मशीनरी का वेरिफिकेशन के लिए मैं भेज दूंगा। मतलब सोच लो बहुत सारी प्लांट एंड मशीन्स है वहां पे। कुछ को मैंने काम दे दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू आइटम्स को देखो, कुछ को मैंने काम दे दिया कि भाई P&L अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स को आप चेक कर लो, कुछ को मैंने काम दे दिया कि भाई आप जो है डेटर से क्रेडिटर से उनके कंफर्मेशंस वगैरह ले लेना। तो मतलब अलग अलग मैंने काम बांट दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में मैंने ऑडिट प्लानिंग करी है। मैंने अपने पूरे ऑडिट को क्या किया बेटा? प्लान कर लिया, अच्छे से प्लान कर लिया। क्योंकि प्लानिंग होगी तभी तो अच्छे से काम करेंगे। तो पहले बैठ करके अपने आर्टिकल्स को यहां बिठाया, सबको लिख करके दे दिया, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, शाम को आकर के फिर आपस में डिस्कशन कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों अगर हम 3-4 हफ्ते कर लेंगे तो हमारा ऑडिट जो है टाइमली पूरा हो जाएगा। तो हमारा बढ़िया प्लान है, बढ़िया से प्लान कर लिया। अब प्लान करने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना होता है, और जब हम उसको एग्जीक्यूटिंग करते हैं, व्हेन वी एग्जीक्यूट द प्लान, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी अडॉप्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब जैसे मान लो राम श्याम 2 बच्चे हैं, ये आर्टिकल्स हैं आपके, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके ये आर्टिकल्स हैं। आपने इनको भेजा कि बेटा जाओ प्लांट एंड मशीन का वेरिफिकेशन करके आओ।
तो आपके आर्टिकल्स ने भी प्लान किया हो गया, ओके सर ठीक है सर हम जा रहे हैं प्लांट एंड मशीन का वेरिफिकेशन करके आते हैं। तो सबसे पहले उसने बैलेंस शीट में देखा कि भाई बैलेंस शीट में जो है 2 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीन शो हो रहा है, बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो फिर आपका आर्टिकल जाकर के बोलेगा ठीक है साहब एक बात बताओ 2 लाख की प्लांट एंड मशीन शो तो हो रही है, बट हमें डाउट है, पता चला ढांचा है, अंदर से मेन मशीन का जो कहते हैं ना क्रक्स है वो गायब है। तो हम अपने एक्सपर्ट से इसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो आपने किसी एक्सपर्ट को बुलाया, उससे वेरीफाई करवाया, तो एक्सपर्ट ने बोला अरे नहीं साहब ठीक है, इनका जो मशीन 2 लाख शो हो रहा है 2 लाख की इनकी वैल्यू है। तो चलो आपको तसल्ली हो गई, हाँ चलो भाई जो मशीन है 2 लाख की है। अब आपको डाउट हुआ अरे पर ये मशीन तो है, पता चला किसी और की किराए पे तो नहीं लेकर आए हो, क्या आप ही इसके ओनर हो? तभी तो आप प्लांट एंड मशीनरी अपने बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि सर हम चाहते हैं, हम ये पता करना चाहते हैं कि आप ही इस मशीन के ओनर हैं कि कोई और है, तो प्लीज आप हमें अपना टाइटल डीड दिखा दीजिए। तो फिर आपका क्लाइंट आपको दिखा देगा कि सर ये देखिए ये मशीन तो मेरे ही नाम पर है। तो आप तसल्ली हो गई, ओके मशीन की वैल्यू 2 लाख है, बिल्कुल ठीक है, मशीन का ओनर यही कंपनी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू जो WDV जो निकल करके आया है, क्या ये प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज हुआ है कि नहीं चार्ज हुआ है? तो आप स्टार्टिंग से लेकर के अब तक पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और अच्छे से डिडक्ट कर करके आप उसको दिखा देंगे, यस डेप्रिसिएशन भी प्रॉपरली ठीक हुआ है। तो इस तरीके से एक बच्चे ने जो है प्लांट एंड मशीन का पूरा वेरिफिकेशन कर दिया। अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? तो बेटा आप जब किसी भी चीज का वेरिफिकेशन करने गए हैं या किसी भी चीज का एग्जामिनेशन, अब देखो यहां पर क्लाइंट से उसका टाइटल डीड मंगवाना एक ऑडिट प्रोसीजर है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर मशीन का जो टाइटल डीड मैं देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये मशीन इसी एंटिटी की है या नहीं है। तो ये क्या है? ये एक ऑडिट प्रोसीजर है। मैंने एक्सपर्ट को बुला करके बोला कि साहब आप इस मशीन का वैल्यूएशन करके बताओ क्या ये 2 लाख रुपए की है, तो वो भी एक ऑडिट प्रोसीजर है। अब देखो बेटा एक बच्चे को भेजा गया कि डेटर पता करके आओ। सो डेटर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है 20,000 का, बट आपको डाउट है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 लिखा है, तो क्या भरोसा कर लोगे? तो फिर आप बोलोगे ठीक है साहब डेटर तो 20,000 आपने शो कर रखा है, इसका जो क्रेडिट सेल है वो जरा दिखाइए, वो जो भी इनवॉइस है वो हमको शो करिए। फिर भी आपको डाउट है तो डायरेक्टली डेटर को फोन लगा करके पूछ लिया कि हाँ भाई आपने क्या इस कंपनी से इतने का सामान खरीदा था? वो बोलेगा हाँ साहब मैंने खरीदा था, तो मैं उस कंपनी का डेटर हूं। तो आपने यहां पर क्या किया बेटा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लिया, डायरेक्टली जाकर के डेटर से आपने पूछ लिया। तो ये जो डायरेक्टली जाकर के आप डेटर से पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट को बुला करके उससे वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, टाइटल डीड चेक कर रहे हैं, आपको डाउट हुआ कि यहां पर जो बैंक बैलेंस है इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो सीधा बैंक जाकर के पूछ लिया कि भाई मैं इस एंटिटी का ऑडिटर हूं, तो आप मुझे बताइए इस एंटिटी का बैंक बैलेंस इतना है, क्या ये सही है कि गलत है? वो भी बोल देगा हाँ साहब बिल्कुल सही है। तो ये जो भी यहां पर तो मैंने फिर क्या किया, बैंक से मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया। सो ऑल दीज आर नथिंग बट ऑडिट प्रोसीजर्स। सो प्लानिंग को जब मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जब मैं उसको इंट्रोड्यूस करता हूं, तो फिर बेटा ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे इन ऑडिट प्रोसीजर्स को करने से क्या मिल रहा है बेटा? ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। क्या एविडेंस मिला? मैंने बैंक अथॉरिटीज से मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया कि सर बताइए हमारे जो क्लाइंट के बैंक अकाउंट में इतना शो हो रहा है बुक्स में, क्या सच में इतना है? उसने बोला हाँ भाई इतना ही है, उसने लिख करके दे दिया। तो आपके पास एक एविडेंस आ गया, यस मेरे पास एविडेंस आ गया है, इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा व्यक्ति दूसरा आर्टिकल बोलता है अरे यस सर बिल्कुल टाइटल सर इन्हीं का, इन्हीं के नाम पे प्लांट एंड मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, एक्सपर्ट वैल्यूएशन भी करवा लिया, मतलब प्लांट एंड मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सर बिल्कुल ठीक है, बैंक बैलेंस ठीक है, डेटर का जो कंफर्मेशन ले लिया, क्रेडिटर का कंफर्मेशन मैंने ले लिया, सैलरी सर सैलरी भी सारी देख ली सर, 10 एम्प्लॉइज हैं, हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए हो गया, तो सैलरी स्लिप हो गई, या फिर उनके जो बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है डेबिट हुआ, वो सारी चीज सर हम लोगों ने देख ली है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली यहां पर ऑडिटर जो है बच्चों ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके क्या उसको मिल रहा है? ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं।
मतलब ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स के द्वारा क्या मिल रहा है बेटा? सबूत मिल रहे हैं। अब उन सबूतों के आधार पर ऑडिटर ने क्या किया? कंक्लूजन्स ड्रॉ किया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर जब मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं, ये जो कंक्लूजन होता है ये इंडिविजुअल लेवल पर होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला, सर प्लांट एंड मशीन का मैंने ऑडिट एविडेंस ले लिया है, प्लांट एंड मशीन बिल्कुल ठीक है, यानी कि मेरा कंक्लूजन क्या है? यस, प्लांट एंड मशीन ठीक है। दूसरा बोलेगा, सर बैंक बैलेंस का भी ले लिया है, कंफर्मेशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा कंक्लूजन क्या? ओके, बैंक बैलेंस भी ठीक है। फिर एक बच्चा आके बोलता है, सर सैलरी में गड़बड़ी है सर, सैलरी इन्होंने जो है कुछ, जब मैंने काउंटिंग करी, हमने जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो एम्प्लॉइज तो 10 ही है, पर इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 14 एम्प्लॉय शो हो रहे हैं, तो सर यहां पे कुछ गड़बड़ी है। तो यानी कि एज एन ऑडिटर अब मेरे को क्या पता चला कि नहीं, सैलरी में कुछ इन लोगों ने जो है फेक एंट्रीज डाल रखी हैं। तो यानी कि सैलरी के केस में मेरा जो है कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? नो, हियर समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो दाल में काला है यहां पे। तो ये मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। फिर मैंने एक और कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एंटिटी ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करे हुए हैं। रिलेटेड पार्टी यानी कि जो एंटिटी के जो डायरेक्टर्स वगैरह, जो सीनियर और टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल ये मान लेके चलो, एंटिटी के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने क्या किया? अपने सगे संबंधियों को हाई डिस्काउंट्स पे सामान बेच दिया है। तो सर ये तो गलत है, क्योंकि जो आप डिस्काउंट उनको दे रहे हो इतना हाई लेवल पे डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, जो आप अपने नॉर्मल कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं उतना ही उनको देना चाहिए। तो यानी कि सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में घपले हैं। तो यानी कि यहां पर आप देखो, सिचुएशन देखो बेटा, कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें सही हैं। तो फाइनली जो मैं ओपिनियन दूंगा, क्या ओपिनियन में मैं ये बोलूंगा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, क्या ऐसा मैं बोलूंगा? मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं ऐसा बोलूंगा कि सर देखिए, जब मैं ओपिनियन बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड सैलरी, except related party transactions and salaries of the employees, everything is giving true and fair view। मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब चीजें ठीक है। तो यहां पर जो ओपिनियन दी जाती है बच्चों, इस ओपिनियन को हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, तो कौन सी ओपिनियन हो गई? क्वालिफाइड ओपिनियन। अभी तो केवल नाम सुन लो, बाकी डिटेल में बताएंगे क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, बट फिलहाल थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि कुछ चीजों को छोड़ करके जब बाकी सब चीजें ठीक हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जब मुझे एविडेंसेस मिले और मैंने कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ किया? डेटर बिल्कुल ठीक है, क्रेडिटर का अमाउंट भी बिल्कुल ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी बिल्कुल ठीक है, सैलरी भी बिल्कुल ठीक है, मशीन भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो कंक्लूजन्स, इन सभी ईच लेवल के कंक्लूजन्स के आधार पर अब जो मैं ओपिनियन बनाऊंगा वो मैं ये बनाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बेटा इस तरीके से जो है ये हमारा ऑडिट प्रोसेस पूरा काम करता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? अब देखिए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? ओपिनियन फॉर्म करना। अब थोड़ा रिवर्स काउंटिंग जा रहे हैं। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन फॉर्म करना। ओपिनियन किसके आधार पर फॉर्म करेगा? कंक्लूजन्स के आधार पर। पहले वो देखेगा डेटर कैसा है, इंडिविजुअल, क्योंकि कंक्लूजन्स जो होते हैं ना बेटा इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं। डेटर कैसे हैं, क्रेडिटर ठीक है कि नहीं है, सैलरी ठीक है कि नहीं है, ओके सैलरी में गड़बड़ है, चलो भाई सैलरी को साइड में रख दो। फिर आप बोलोगे सर सैलरी को छोड़ करके बाकी सब ठीक है। तो कहने का मतलब ऑडिटर फॉर्म्स द ओपिनियन बेस्ड ऑन कंक्लूजन ड्रॉन। और ये कंक्लूजन किसके आधार पर हम ड्रॉ करते हैं बेटा? कंक्लूजन हम लोग किसके आधार पर ड्रॉ करते हैं? ऑडिट एविडेंसेस के आधार पर। और ऑडिट एविडेंसेस आपको कैसे मिलते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स के आधार पर। और ऑडिट प्रोसीजर्स किस बेसिस पर आप लगाते हैं? ऑडिट प्लानिंग के आधार पर। तो दिस इज अवर ऑडिट प्रोसेस।
सबसे पहला है ऑडिट प्लानिंग। हम ऑडिट को प्लान करेंगे, फिर हम प्रोसीजर्स लगाएंगे, फिर हम एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, एविडेंसेस के आधार पर हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे और कंक्लूजन्स के आधार पर फाइनली वी विल फॉर्म एन ओपिनियन। फिर हम लोग जो है एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा शीट है जो मैंने आपको कराई है बेटा। अब ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अब आप पीछे चलते हैं जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना था। अब देखो बच्चे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर टू फॉर्म एन ओपिनियन। क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा? कि ओपिनियन को फॉर्म करना। किसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं बेटा? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ किसका? बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन। और कंक्लूजन किससे ड्रॉ किए जाते हैं? ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। देखो बेटा, ये ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट एविडेंसेस के आधार पर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं और कंक्लूजन्स के आधार पर ओपिनियन बनाया जाता है। तो एक आप दिख रहा है ना, एक चेन सी बनी हुई है। तो इस तरीके से अगर आप कंसेप्ट्स को समझ के चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगी। तो वो जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, और ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये आपका मॉड्यूल है। तो आपके जो मॉड्यूल से जो है बेटा ये सारी चीजें मैंने उठाई हैं। तो इस तरीके से इसको बेटा हम लोग देखेंगे। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन। किसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करते हैं बेटा? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन। कंक्लूजन्स पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके आधार पर? फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो ये एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। एंड दूसरा क्या है? जो भी ऑडिटर ने ओपिनियन फॉर्म किया है, आप देखो ऑडिटर ने जब इतना मेहनत करके जो ओपिनियन फॉर्म किया है कि भाई यहां पर स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है, आपने जो भी ओपिनियन फॉर्म किया हो, क्या उसको केवल मन में रखोगे? नहीं, हम उसको लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में, ऑडिट रिपोर्ट में उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये इसका जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। मतलब इस ओपिनियन को क्लियरली हम रिटन रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। ये सारी बातें जो हैं बच्चों आपको कहां पर गिवन है? बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट 700। अब 700 का नाम देखो बेटा क्या लिखा है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ISA 700 का नाम क्या है बेटा? फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ऑडिटर क्या करेगा? ओपिनियन फॉर्म करेगा, और उस ओपिनियन को फॉर्म करने के बाद वो रिपोर्टिंग भी करेगा। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो ये टॉपिक हमने देख लिया बच्चों। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। ठीक है बच्चों? एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। ठीक है। सो आफ्टर दिस, ये ऑडिट प्रोसेस भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको देखो बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बताए गए हैं। ये भी आपके मॉड्यूल से है। देखिए बेटा इसमें क्या लिखा है। अब तक जितना मैंने पढ़ाया ना, अब यहां से लिंक है। सारा चीजें मैं आपको जो बेटा एक लिंक में पढ़ा रहा हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड टू गिव इट इन ऑडिट रिपोर्ट, इन रिटन फॉर्म में उसको देना। ठीक है ना? और ऑडिटर ओपिनियन कैसे फॉर्म करता है? पहले ऑडिट प्लानिंग होती है, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, फिर एविडेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं, फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जाता है, और फाइनली ओपिनियन फॉर्म किया जाता है। सो अब देखो बच्चों, द ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स in accordance with the applicable financial reporting framework. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो उन्होंने बताया है. अब देखो बेटा क्या बताया है. ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन. ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करता है. यही बेसिकली ऑडिटर किसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर गड़बड़ी है
तो क्यों गड़बड़ी है? देखिए बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक टर्म है, पहले हम इस टर्म को समझते हैं, फिर मैं यह स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। दिस टर्म इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज दिस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। टर्म इज applicable financial reporting framework। शॉर्ट में बेटा इसको FRF भी बोल देते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है, बट अभी तो मैं इसको एक कहते हैं ना सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं, बट जहां पर भी ये नेसेसरी होगा फिर हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बट जो मैं अभी बता रहा हूं वही इसका मीनिंग है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है कि जब भी कोई एंटिटी, ध्यान से सुनो बेटा, जब भी कोई एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? एंटिटी की है। तो जब भी कोई एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इंडिया के केस में जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है तो उसको जो है कंपनीज एक्ट 2013 के जो सारे नियम है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो शेड्यूल 3 में जो है कंपनीज का फॉर्मेट गिवन होता है, तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और आप इसको ऐसे भी एक और सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फंडामेंटल कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर एंटिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो उस एंटिटी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। और ये सारी चीजें जो है जनरली आपको, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपको ये बताएगा कि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करने हैं। इंश्योरेंस एक्ट आपको बताएगा कि इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करने हैं। आपको कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे कंपनीज एक्ट 2006 आपको बताएगा कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो एक्ट आपको जो बताएगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। पता चला ऐसे कोई कच्चा चिट्टा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए और ऑडिटर को बोल दिया ऑडिट कर लो, तो ऑडिटर है फिर ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं करता है। तो ये हर एक कंपनी के लिए, हर एक एंटिटी के लिए इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी। अगर उस एंटिटी के ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई होता है जिसके अनुसार उसको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेगा। उसको उससे बचने का कोई छूट उसका ऑप्शन नहीं है। ही हैज टू प्रिपेयर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि जब भी आप लोगों ने सुना होगा IAS या फिर IFRS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या फिर IFRS हो गए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ता है जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो एप्लीकेबल FRF में बेटा दो चीजें आ जाती हैं, टू थिंग्स। इसका मैंने आई थिंक स्लाइड इसका बना रखा है, यस। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF में क्या आता है बेटा? देखिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ, जहां पर भी ये दो चीजें एप्लीकेबल हो जाए, अप्लाई हो जाए। अब जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल में कंपनीज एक्ट 2006 लिख दिया,
तो इसकी जगह कंपनीज इंडिया के केस में कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, बैंकिंग के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और हो सकता है, कोई भी एक्ट हो सकता है। एक तो एक्ट, एक तो कानून, और दूसरा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम लोग IFRS भी बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते समय इन दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए, इन सभी के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, देन वी कैन से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रिपरेशन हुआ है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार ही हुआ है। तो दो चीजें बेटा आप याद रखना, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब एक तो द कंसर्न्ड एक्ट लग जाएगा, कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट, बैंक है तो बैंकिंग एक्ट, और सेकेंड इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपके इन दोनों को आप ध्यान में रख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं, बिकॉज दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऐसे ही कोई कच्चा चिट्टा नहीं बनाया आपने एज पर द रूल्स आपने बनाया है। चलिए बेटा अब देखते हैं उस पॉइंट में क्या लिखा गया था। अब आपको यह टर्म समझ में आ गया, व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखो बेटा, द ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन ऑन, ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा पेन में मेरे को दिक्कत हो रही है। द ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन ऑन वेदर द financial statements are prepared in all material respects। एक तो ये मैं आपको समझा दूंगा, all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, एक ये भी समझ लीजिए बेटा, in all material respects, मटीरियल यानी के इंपॉर्टेंट, यानी के जो मटीरियल एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया गया है। जैसे मान लो बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई एंटिटी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, कोई छोटा मोटा अमाउंट है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अगर कोई कंपनी क्रोर्स में अगर डील करती है, क्रोर्स में उसका टर्नओवर है, तो वो हंड्रेड्स थाउजेंड्स के छोटे मोटे कैलकुलेशंस को कई बार वो इग्नोर कर सकती है। यानी कि मोटा मोटा मटीरियल लेवल पर जो है सारी चीजें बढ़िया से होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ के देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। The auditor forms an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। और एक और पॉइंट बेटा हम लोग देख लेते हैं। In order to do that, they must conclude whether they have obtained reasonable assurance. This is very important point. Reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements। misstatements का मतलब होता है बेटा गड़बड़ियां, material मतलब इंपॉर्टेंट गड़बड़ियां। मतलब ऑडिटर जो है, यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है बच्चों। अगर ये दो पॉइंट्स अगर आप समझ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट पूरा को क्लियर हो जाएगा। एक है रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है, दूसरा मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होता है। नाउ अंडरस्टैंड, जब एक ऑडिटर एक एंटिटी का ऑडिट करने जाता है, बेटा आप खुद ऑडिटर हैं, ध्यान से खुद को ऑडिटर समझिए और देखिए। आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाते हैं, आपने ऑडिट किया, आपको सारी चीजें ट्रू एंड फेयर लगी, फिर भी क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है? क्या आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं कि आप 100% गारंटी दे सकते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है? आप कभी भी बेटा एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ऑडिटिंग के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस यानी के जन्म से ही ऑडिटिंग में कुछ कमियां हैं। जैसे मान लो बच्चों कि अगर मान लीजिए आप जिस एंटिटी का ऑडिट करने गए हैं, उस एंटिटी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने मिली भगत करके कुछ फ्रॉड कर दिया, और फ्रॉड करने के बाद जो सबूतों को इस तरीके से मैनिपुलेट करा कि ऑडिटर उसको पकड़ भी ना पाए, और आपको तो सब कुछ सही सही लग रहा है। और ऑडिटर यहां पर कोई सीबीआई का एजेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है।
हम लोग नॉर्मली हमें जो चीजें दिख रही है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आपको ये बेटा हमेशा यहां पे ध्यान रखना है कि ऑडिटर कभी भी श्योरिटी नहीं दे सकता, बट हां ही विल गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, यानी कि एक हाई डिग्री का एक रीजनेबल अश्योरेंस देगा। ये टर्म्स बेटा, जो जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे चैप्टर्स में ये वापस आएंगे। बट यहां पर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब ऑडिटर 100% गारंटी नहीं देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑडिटर बोलेगा रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं, मोटा मोटा मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, ठीक है ना। और दे स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि गड़बड़ियां, फ्रॉड, एरर, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। मटेरियल यानी कि बेटा इंपॉर्टेंट। अभी जो मटीरियलिटी लेवल है बेसिकली ये ऑडिटर डिसाइड करता है। जैसे मान लो बेटा आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने गए और वो एंटिटी क्रोर्स में डील करती है, और एज एन ऑडिटर आपको कुछ 4-5 हजार रुपए का कोई हिसाब नहीं समझ में आया, तो क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हो? बिकॉज वो जो 5,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आपके लिए इमटीरियल है, क्योंकि एज एन ऑडिटर आप हर एक चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते, इतना तो टाइम होता ही नहीं है। हम तो इसलिए ऑडिटर जो है एक मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करता है। ऑडिटर बोलेगा कि देखो भाई मैं इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, यहां पर क्रोर्स में पैसा जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं, लैक्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कुछ हजार रुपए का अगर हिसाब मुझे नहीं मिला, आई विल इग्नोर दैट। बट हां कुछ लाख रुपए का हिसाब नहीं मिलेगा तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, फिर मैं उसको जो है प्रॉपरली वेरीफाई करूंगा। तो अब आप इसको पढ़ के देखिए बच्चों थॉरोली। In order to do that, they must conclude whether they have obtained reasonable assurance, यानी कि ऑडिटर ओपिनियन बनाने से पहले, ओपिनियन को फॉर्म करने से पहले यह देखेगा they have obtained reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements। और ये material misstatements क्यों होते हैं बेटा? whether due to fraud or error। ठीक है बच्चों, तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे टर्म्स हैं, ये आपको देखना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। आप इस जितना भी मैंने बताया, एक बेसिक मैंने आपको बताया है कि हमारे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ओपिनियन को फॉर्म करना और उसको ऑडिट रिपोर्ट में बताना। कैसे बताता है, ऑडिट प्रोसेस हमने देखा, और ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने देखे। सो एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है बच्चों? दिस इज नथिंग बट द कंसर्न्ड एक्ट एंड एज वेल एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन दोनों को फॉलो करते हुए एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। ओके बेटा, आप इस चीज को पढ़िए बच्चों, और आने वाली क्लासेस बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको होंगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप इसको थॉरली रिवाइज करिए, रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाकी हम लोग कल करते हैं।